दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल मुहाने पर है। दोनों तरफ से यानी इंडिया अलायंस और एनडीए की तरफ से तलवारें खींच चुकी हैं। इसी बीच में किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उस यात्रा में भी राहुल गांधी ओबीसी के कास्ट सेंसस का सवाल उठा रहे हैं, दलितों और आदिवासियों के सम्मान का सवाल उठा रहे हैं, उनकी नौकरियां, उनकी शिक्षा का सवाल उठा रहे हैं। और एक और घटनाक्रम हुआ कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ। इस गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार चुनाव जीतना अब कतई आसान नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो असली परीक्षा होनी है वो उन राज्यों में होनी है जहां उन्होंने अधिकतम सीटें जीती थी या जहां बड़ी सफलता उनको मिली थी। लेकिन इंडिया अलायंस को वो किसी तरीके से ब्रेक करना चाहते थे। जयंत चौधरी को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, नीतीश कुमार को वो अपने साथ लेकर के आए, और भी शिवसेना पर अभी उनकी निगाहें लगी हुई हैं। बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में और यहाँ तक कि कर्नाटक में बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने की स्थिति में नहीं है। कर्नाटक में कम से कम उनकी 10 सीटें घट रही हैं, बिहार में भी इतनी ही सीटें घट रही हैं, महाराष्ट्र में भी कमोबेश यही स्थिति है, और बंगाल में भी। और अगर इन 4 राज्यों में 50 से 60 सीटें बीजेपी की घटती हैं, जो बिल्कुल सामने दिख रही हैं, आईने की तरह साफ है, तो इसकी भरपाई नरेंद्र मोदी कहां से करेंगे? और उस पर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए जहां 25 सीटें हैं। मणिपुर में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद पिछले प्रदर्शन को दोहराना मोदी के लिए नामुमकिन है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु में 5 सीटें जीतने का टारगेट बनाया, लेकिन वहां पे भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। आंध्र प्रदेश में 0 हैं, केरल में 0 हैं। अब मोदी के लिए एकमात्र जो सहारा है वो है उत्तर प्रदेश। पिछली बार जहां 62 सीटें थीं बीजेपी के पास, आज ही नरेंद्र मोदी ने काशी में ये विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश तो हमें 80 सीटें दे रहा है। असल में ये फंसा हुआ मामला है कि अगर उत्तर प्रदेश में पिछले प्रदर्शन को नहीं दोहराया या उसमें बढ़ोतरी नहीं की तो नरेंद्र मोदी बहुमत भी हासिल करने नहीं जा रहे। वो टारगेट 400 पार और 370 तो बहुत हवा हवाई है। असली बात यह है कि जमीन इतनी ज्यादा खिसक चुकी है नरेंद्र मोदी की, और इसीलिए वो बदहवासी दिखाई पड़ रही है, बेचैनी है, भयानक डर है नरेंद्र मोदी को इस समय। नरेंद्र मोदी अगर पूर्ण बहुमत नहीं हासिल करते हैं, 250 भी सीटें आ जाएं, भले ही सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो, तो भी नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना नामुमकिन, क्योंकि बीजेपी में फिर जो नरेंद्र मोदी ने शिकंजा कसा है, जिन लोगों की गर्दनें दबा रखी हैं, उसके बाद वो अनरेस्ट बीजेपी के भीतर का सामने आएगा। ऐसे में असली जो खेल होना है वो उत्तर प्रदेश में होना है, और उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद स्थितियां इंडिया अलायंस की मजबूत हुई हैं, उम्मीदें बढ़ी हैं। इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं कि अगर इस गठबंधन में बीएसपी आ जाए, मायावती आ जाए, तब तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में पहुंचना लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन मायावती अभी क्या रुख अख्तियार करेंगी, ये किसी को कोई अनुमान नहीं मिल रहा है। और वैसे भी वो इसी तरह की राजनीति करती ही है।
अब दो परिस्थितियां बन सकती हैं कि या तो वो इंडिया अलायंस के साथ जाएं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती हैं खुले तौर पर। बीजेपी के साथ आप कह सकते हैं कि गुजरात में मोदी का उन्होंने प्रचार किया था, तो उसके बदले में उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई थी। खाली पुकट में उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। लेकिन खुले तौर पर अगर वो जाती हैं तो जो उनके पास 13% वोट है वो भी जमीन उनकी साफ हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उनका आधार वोट है जाटव, वो सबसे ज्यादा चेतना संपन्न भी है, अम्बेडकराइट भी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सीधे तौर पर हिंदुत्व का खुल करके विरोध किया था, बौद्ध धर्म भी एक्सेप्ट किया उन्होंने, हिंदू राष्ट्र की सीधी मुखालफत की थी। ऐसे में मायावती किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, और बीजेपी में जाकर के भी क्या उन्हें प्रधानमंत्री का पद मिल जाएगा? असंभव है। राष्ट्रपति भी नहीं बन सकती हैं। और ये मैं संभावनाएं आपको बता रहा हूं, ऐसा वो करेंगी नहीं, ये तो बिल्कुल तय है। तो दो ही संभावनाएं हैं कि या तो वो अकेले चुनाव लड़ें या फिर अलायंस के साथ आए, इंडिया अलायंस के साथ जाए। इंडिया में अगर वो जाती हैं, जैसा कि कुछ अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही थी कि वो 5 राज्यों में अलायंस चाहती है कांग्रेस पार्टी के साथ। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार ना हुई हो, इसीलिए ये बात नहीं बनी। लेकिन अभी भी ये संभावना है कि आचार संहिता लगने के बाद वो आगे आए। कांग्रेस पार्टी भी शिद्दत से मायावती का साथ चाहती है। कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि मायावती के साथ आने से एक पूरी केमिस्ट्री तैयार होगी। मायावती के पास भले ही एक वोट बैंक ना हो, बड़ा वोट बैंक ना हो, इस समय 13% उनके पास है, लेकिन मायावती वो नाम ही ऐसा है कि जो पूरे देश में एक नई केमिस्ट्री पैदा करेगा और इंडिया अलायंस की जीत की गारंटी भी करेगा। क्योंकि आज भी नरेंद्र मोदी हो या मोहन भागवत, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है जो मायावती के खिलाफ एक शब्द भी बोल दें। मायावती से असहमत रहने वाले आपको दलितों में भी मिल जाएंगे, पिछड़ों में भी मिल जाएंगे। मायावती की खुद से वो बुराई कर सकते हैं, लेकिन मायावती के खिलाफ एक भी लफ्ज न कोई दलित पसंद करेगा और न ही पिछड़ा या अल्पसंख्यक। और इसीलिए मोदी और शाह इस मामले में बेहद सतर्क रहते हैं कि उनके खिलाफ एक भी शब्द ना बोला जाए। जब भी बोला उन्होंने प्रशंसा ही की। मायावती दरअसल एक केमिस्ट्री का नाम है, तो वो अगर इंडिया अलायंस के साथ आती हैं तो एक बेहतरीन केमिस्ट्री, एक बेहतरीन नैरेटिव इंडिया अलायंस के पक्ष में बनेगा, जिसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास न तो मंदिर हो सकता है और न ही राष्ट्रवाद हो सकता है और न कास्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करती है। ये उम्मीद हम मान करके चल रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद होगा। लेकिन एक तीसरी संभावना कि शायद वो अकेले चुनाव लड़ें, क्योंकि जो स्वाभिमान उनका है, ये स्वाभिमान कई बार बहुत अच्छा लगता है और कई बार खटकता भी है। मायावती जैसी शख्सियत का इतना स्वाभिमान अच्छा लगता है, फबता है उनके ऊपर, और उनसे लोग प्रेरणा लेते हैं। दलितों के भीतर मान्यवर साहब ने और बाबा साहब ने सम्मान और स्वाभिमान सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना है और उसको पैदा किया है, तो ये उन पर फबता भी है, उनके लिए ज़रूरी भी है। लेकिन जब अटैक हिंदुत्व का हो तो उस समय स्वाभिमान को कायम रखते हुए बात की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो पहल कर रही होगी, मैं अनुमान लगा सकता हूं कि उसकी ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को भी, तो वो उन्हें संकेत करना चाहिए, खुले तौर पर नहीं लेकिन अंदरूनी तौर पर तो उन्हें संकेत करने ही चाहिए
अलायंस में आने के। लेकिन अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं और कहीं उनके प्रत्याशी इस तरह के गए कि लोगों को ये कहने का मौका मिले कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह पेश आ रही हैं। मान लीजिए कि जहां मुस्लिम कैंडिडेट है वहां पे आप यादव कैंडिडेट उतार दें, या जहां पे गठबंधन का कोई बहुत मजबूत ओबीसी कैंडिडेट है वहां पे आप मुस्लिम कैंडिडेट उतार दें, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया था। हालांकि हर राजनीतिक दल को ये करने का अधिकार है, होना चाहिए, लेकिन एक नैरेटिव जो मीडिया के जरिए बनता है, जो सोशल मीडिया के जरिए बनता है, जाहिर तौर पर उनके पास मीडिया तो होने का सवाल ही नहीं है। सोशल मीडिया में खास करके इंडिया अलायंस जो मजबूत है वो भी कहीं ना कहीं इस तरह का नैरेटिव तैयार करेगा कि मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, तो फिर उनके क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होगा और उनकी भविष्य की राजनीति का भी सवाल होगा। इसलिए मायावती के बारे में मैं अभी भी थोड़ा मुतमईन हूं कि आचार संहिता लगने के बाद वो सही कदम उठाएंगी, जो न सिर्फ उनकी पार्टी के लिए बल्कि उनके समाज के लिए अच्छा कदम हो, समाज के हित का हो। और समाज का हित यही है कि मिल करके बीजेपी जो हिंदुत्व की बात कर रही है, जो दलितों के आरक्षण को खत्म कर रही है, जिसने पिछड़ों आदिवासियों का अपमान किया, अल्पसंख्यकों को तो जिस तरह से किया वो सब जानते हैं। हाथरस की घटना क्या कोई भूल सकता है? ऊना की घटना क्या कोई भूल सकता है? तो ऐसे में वो जो समाज है उनका और जो भी समर्थक वर्ग है वो मायावती से यही चाहता है कि वो इंडिया अलायंस के साथ खड़ी हों और नरेंद्र मोदी की जो पूरे हिंदुत्ववादी सत्ता है और वो जो वर्णवादी मनुवादी जो सोच है उस पूरी पार्टी की आरएसएस की, उसको उखाड़ फेंकने में वो अपनी भूमिका अदा करें। इंतजार करना होगा आचार संहिता का कि आचार संहिता लगते ही मायावती क्या कदम उठाते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।